राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो हिस्ट्री का भाई हम लोगों का सेकंड लेसन चल रहा है। सेकंड लेसन में हमने बहुत सी बातें जान ली हैं। ठीक, अब हम लोग उन बातों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक्स को लेकर। ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना था कि भाई उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में गांव में अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोग रहते थे, जिसमें गृहपति भी थे, प्रधान भी थे, किसान भी थे, आदि आदि लोग रहते थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गृहपति। ठीक है। वो कहोगे भाई ये चीज तो हमने जान ली थी कि गृहपति होता कौन है, कि गृहपति या तो छोटे किसानों को या जमींदारों को गृहपति कहा जाता था, पर इसके साथ ही देखो घर के मुखिया को भी गृहपति कहा जाता था। घर के मुखिया को, ठीक है, तो घर के मुखिया को भी गृहपति कहा जाता था। इनका अपने घर की महिलाओं, बच्चों, नौकरों व दासों पर नियंत्रण होता था। ठीक है। देखो भाई गृहपति कैसे हैं, घर के मुखिया है, इनका अपने घर की महिलाओं, बच्चों, नौकरों या दासों पर नियंत्रण होता था। नौकर हैं उसके बाद भी दास रख रखे हैं। ठीक है, अच्छी बात नहीं है भाई, गृहपति है। देखो कभी कभी ना शहरों में रहने वाले व्यापारी या संभ्रांत वर्ग को भी गृहपति कहा जाता है। ठीक है भाई। तो कभी कभी शहरों में रहने वाले व्यापारियों या सम्राट वर्ग को भी गृहपति कहा जाता था। सम्राट वर्ग का मतलब होता है उच्च वर्ग, जिसे हम लोग अभिजात वर्ग भी कहते हैं। ठीक है। तो गृहपति समझ में आया। घर के मुखिया को हम लोग कहते हैं गृहपति। आमतौर पर ये घर की महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों सब पर नियंत्रण रखता था। कभी कभी गृहपति शब्द का उपयोग जो है व्यापारियों के लिए और नगरों में रहने वाले जो संभ्रांत वर्ग यानी उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए भी किया जाता था। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है, मनु भगवान की स्मृति है ये, मनु महाराज की स्मृति। तो देखो मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक विधिक ग्रंथ है, एक विधिक ग्रंथ यानी ऐसा ग्रंथ जिसमें नियम कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या हमें समाज में कोई अपराध करना चाहिए, अपराध कर दिया तो भाई फिर क्या सजा मिलनी चाहिए। तो आचार संहिता है एक प्रकार की कि हमें समाज में किस प्रकार से विचरण करना चाहिए। तो एक विधिक ग्रंथ है, कानूनों वाला ग्रंथ है मनुस्मृति। ठीक है। तो मनुस्मृति एक विधिक ग्रंथ है जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से बीसी से 200 एडी के बीच मानी गई है। ठीक है भाई। तो मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक विधिक ग्रंथ है जिनकी रचना 200 बीसी से 200 ईसा पूर्व से 200 एडी के बीच में मानी गई है। ठीक। तो दो टॉपिक गृहपति और मनुस्मृति अभी तक हम लोगों ने समझा कि क्या क्या है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा भूमिदान और नए ग्रामीण संभ्रांत। ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे भूमिदान के बारे में और नए ग्रामीण संभ्रांत वर्ग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले समझते हैं भाई भूमिदान के बारे में। ठीक। भूमिदान का क्या मतलब है। भूमिदान का मतलब है भूमि को दान स्वरूप देना। भूमि को दान स्वरूप देना, ये बात क्लियर हो गई। भूमि को दान स्वरूप देना। अब देगा कौन, जिसके पास भूमि है वही देगा। ठीक। जिसके पास थोड़ी सी भूमि है वो देगा नहीं, जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि है वो देगा। यानी शक्तिशाली वर्ग जो बहुत बड़ी भूमि का मालिक है,
शक्तिशाली वर्ग जो है वो भूमिदान करता था। किसे करता था? या तो ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को। ठीक है, तो आमतौर पे भूमिदान या तो ब्राह्मणों को होता था, धार्मिक संस्थाओं को होता था। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि भाई भूमिदान का मतलब क्या है? भूमि को दान स्वरूप देना भूमिदान कहलाता है। शक्तिशाली वर्ग देता था भूमि का दान। किसे देता था? या तो ब्राह्मणों को या फिर धार्मिक संस्थाओं को जो है भूमिदान दिया जाता था। ठीक, तो जिस समय भूमिदान दिया जाता था उस समय इनको, धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को, जो अभिलेख थे वो प्रमाण स्वरूप दिए जाते थे। ठीक है भाई, यानी इनको ताम्र पत्रों पर लिखवा के दे दिया, तांबे पर, कि जी ये भूमि है, मैंने इस ब्राह्मण को या इस जो मतलब धार्मिक संस्था उसको दान में दे रखी, और उनको सौंप दिया, लो भाई ये प्रमाण है कि अब ये भूमि जो है आपकी। ठीक है, तो समझ में आया? भूमिदान, भूमि को दान स्वरूप देना, शक्तिशाली वर्ग देगा, ब्राह्मण या धार्मिक संस्थान देगी, और वैलिड स्वरूप, कि वैलिड रहे ये चीज, प्रमाण स्वरूप वो लोग अभिलेख भी इनको देते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस चीज में आगे, समझते हैं एक चीज और, क्या महिलाएं भूमिदान देती थी? ठीक है, तो भाई हम लोगों ने जाना कि शक्तिशाली वर्ग जो है वो भूमिदान करता था, तो शक्तिशाली वर्ग में महिला भी तो आ सकती है, क्या नहीं आ सकती? आ सकती है भाई, महिला भी आ सकती है। तो क्या महिला को भूमि पर स्वतंत्र अधिकार दिया जाता है? हमारी बुक में जो लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को उनकी मतलब जो जमीन होती थी, उनके पतियों की जो जमीन या पिता की जमीन होती थी, उस पर उनका स्वतंत्र अधिकार नहीं होता था। अगर भाई स्वतंत्र अधिकार नहीं है तो जमीन को दान में कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, परंतु हमें कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं कि महिलाओं ने भी भूमिदान की है। उसमें एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्त ने भूमिदान की थी। ठीक है, कौन थी प्रभावती गुप्त? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री। अब देखो भाई, अब ये समझ लो चंद्रगुप्त सेकंड कौन है? ये मौर्य वाला नहीं है, गुप्त वाला है ये। ठीक, मैंने इससे पिछली क्लास में गुप्त शासकों के बारे में बताया था कि गुप्त शासकों की जो, गुप्त वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त ने की थी। वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट और ये थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, और इनका भाई विवाह जो था ना वो दक्कन के वाकाटक वंश में हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो विवाह था वो दक्कन के वाकाटक वंश में हुआ था, और प्रभावती गुप्त ने जो है भूमिदान में दी थी। तो हमारे इतिहासकार कहते देखो भाई, ऐसी महिलाएं जो शक्तिशाली थी भौतिक रूप से तो जो है दान दे सकती थी, और ऐसे एग्जाम्पल अपने को बड़े कम मिलते हैं कि महिलाओं ने जो है भूमिदान में दी थी। ठीक है, तो भूमिदान समझ में आया? सबसे पहले हमने जाना भूमि को दान स्वरूप देना भूमिदान कहलाता है। शक्तिशाली वर्ग शक्तिशाली वर्ग जो था वो भूमिदान करता था। किसे? ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो अभिलेख स्वरूप इनको प्रमाण पत्र दे देते थे कि आप इनको रख लीजिए। क्या महिलाएं भूमिदान करती थी? हाँ, प्रभावती गुप्त ने भूमिदान की थी, आमतौर पर नहीं करते थे। ये कौन थी? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, और इनका जो विवाह था वो दक्कन के वाकाटक वंश में हुआ था। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है भूमिदान के कारण। भूमिदान के कारण। देखो भाई, कोई भी शक्तिशाली इंसान जो है भूमिदान क्यों करेगा? ठीक, जाहिर सी बात है वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है कि मैं समाज में उत्कृष्ट हूं, मैं दान करता हूं। क्योंकि हमारे समाज में दान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया। ठीक, दान हमारे समाज के अंदर, यानी जो भारतीय समाज है उसमें बड़ी उच्च नजरों से देखा जाता है। ठीक, अगर आप लोगों को दान के बारे में डिटेल से समझना है कि भाई दान को हमारे समाज में इतना ऊंचा क्यों माना जाता है, दान देने वाला जो इंसान है अगर वो दान दे रहा है तो उसके पास खुद की जमीन या पैसा ही तो कम होगा, उससे कोई लाभ थोड़ी ना होगा। परंतु लाभ होता था। क्या लाभ होता था? दान क्या होते थे? ठीक,
इससे लाभ क्या होता था और किस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में इसको बड़ा उच्च दर्जा प्राप्त है। तो अगर आप लोग चाहते हैं दान के बारे में भी बताया जाए तो कमेंट करके बता दो कि भाई दान के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए, जिससे आप लोगों को दान के बारे में भी समझ में आए। ठीक है, तो भूमि दान के कारण क्या थे? एक तो व्यक्ति अपने आप को समाज में उच्च दिखाना चाहता था। ठीक है, पहला कारण समझ में आया कि वो उच्च दिखाना चाहता था। क्लियर हुआ? ठीक, दूसरा, चलो पहले एक चीज को और समझो भाई, अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग। ठीक है, कुछ तो ये कहते कि वो उच्च दिखाना चाहता था, कुछ ये कहते नहीं। भूमिदान का ना असली कारण ये था कि जो राजा थे वो मतलब कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहते थे। मान लो कोई भूमि दान में दे दी, खाली पड़ी हुई है राजा की भूमि, उन्होंने दान में दे दी किसी ब्राह्मण को। ब्राह्मण से कहा कि लो भाई ये आज से आपकी भूमि है, आप इसके ऊपर खेती बाड़ी करो, जो करना है करो। तो ब्राह्मण क्या करवाते थे, जो भूमिहीन किसान होते थे उनसे बोलते थे कि भाई आप लोग इस पे ना खेती बाड़ी करिए, मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर दूंगा चीजों के अंदर, और उसके बाद जो फसल उगेगी उसका कुछ हिस्सा आप रख लेना, कुछ हिस्सा मुझे दे देना, और उसके बाद जो ब्राह्मण था वो उस हिस्से को बेच के या जो कुछ भी उसको करना है वो करेगा। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भी माना जाता है, कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए। समझ रहे हो? तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई वो लोग अपने आप को समाज में उच्च दिखाना चाहते थे इसलिए भूमिदान देते थे। कुछ का कहना है कि भाई कृषि क्षेत्रों का प्रोत्साहन चाहते थे, कृषि क्षेत्रों में बढ़ोतरी हो। अब कुछ इतिहासकारों का मानना था कि जब भी राजा कमजोर होते थे तो वो भूमिदान करते थे। क्यों? अब राजा कमजोर है तो अलग अलग लोगों को भूमिदान करेगा, शक्तिशाली लोगों को। लो भाई मैंने तुम्हें 10 गांव दे दिए, तुम्हें 15 गांव दे दिए, तुम्हारा टैक्स उठाने का अधिकार वहां से हो गया। तो उससे क्या होता था, वो नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ लेता था और उसकी जो पावर थी वो दोबारा से बढ़ जाती थी। ठीक है, तो क्या था, भूमिदान का एक और कारण क्या था कि वो अगर दुर्बल हो रहा है, दुर्बल है शासक, तो वो समर्थन जुटाता था। तो राजाओं ने समर्थन जुटाने के लिए भी भूमिदान किया था। तो भाई अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कुछ का कहना है कि अपने आप को उच्च दिखाने के लिए भूमिदान किया, कुछ का कहना है कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिदान करते थे। कुछ का कहना है कि जब शासक दुर्बल हो जाते थे ना तो अपने समर्थन जुटाने के लिए जो बड़े बड़े सामंत होते थे यानी शक्तिशाली जो लोग होते थे उनको भूमिदान कर देते थे और उनको अपने साथ ऐड कर लेते थे ताकि वो लोग इनकी जो है समय पे सहायता कर सके। ठीक है, तो ये थे भूमिदान के कारण। क्लियर हुआ? भूमिदान किसे कहते हैं, क्या महिलाएं भूमिदान करती थी और भूमिदान के कारण कौन कौन से हैं। अब एक छोटी सी डेफिनेशन अपने को समझनी है, वो डेफिनेशन है अग्रहार की। अग्रहार, ठीक है, देखो भाई वो भूमि जो ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहते हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, ये है भूमि, कौन सी भूमि, जो ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी, वो दान स्वरूप दी जाती थी। ठीक है, तो ऐसी भूमि जो ब्राह्मण या धार्मिक संस्थाओं को दान स्वरूप दी जाती थी उसे हम लोग कहते थे अग्रहार। आप लोगों को पता हो ब्राह्मण जो थे वो टैक्स फ्री थे, ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था, उल्टा उनके पास अधिकार था आम जनता पर कर लगाने का। बल्कि क्या करते थे, कर लगा सकते थे स्थानीय जनता पर, स्थानीय जनता पर। ठीक है भाई, तो अग्रहार किसे कहते थे, वो भूमि जो ब्राह्मण या धार्मिक संस्थाओं को दान में दी जाती थी उसे हम लोग कहते हैं अग्रहार। और ब्राह्मण से जो है भाई टैक्स नहीं लिया जाता था, उल्टा ये स्थानीय जनता पर कर लगा सकते थे। एक और छोटी सी डेफिनेशन समझो पहले, दानात्मक अभिलेख। ठीक है, नाम से समझ गए होगे, ऐसे अभिलेख जो दानों से संबंधित हो यानी जिसमें दान का भी हो रहा हो, दानों के ब्योरों से संबंधित
अभिलेख। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ऐसे अभिलेख जो दानों से संबंधित थे, यानी जिनमें दान लेने देने का जिक्र होता था, उसे हम लोग कहते थे दानात्मक अभिलेख। तो क्लियर हुआ, अग्रहार समझ में आया। भूमिदान का पूरा एक टॉपिक, भूमिदान क्या है, कैसे है, क्या महिलाएं भूमिदान करती थी, भूमिदान के क्या कारण थे, अग्रहार क्या है और दानात्मक अभिलेख क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं पहले। हर्ष चरित्र। ठीक है भाई, देखो हर्ष चरित्र का मतलब क्या है, हर्ष का चरित्र यानी हर्ष की जीवनी। ये क्या है, हर्ष की जीवनी। अब ये हर्ष कौन था, हर्ष था भाई कन्नौज का शासक, कन्नौज का शासक। ओके, हर्ष के बारे में समझ में आया कि हर्ष था कन्नौज का शासक। उसकी जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने लिखी, कौन थे इनके, राजकवि थे। किस भाषा में लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी। और कब लिखी, 7वीं सदी में। 7वीं सदी का मतलब, ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ 7वीं सदी का मतलब कौन सा सन रहेगा। ठीक है, हर्ष चरित्र क्या थी, हर्ष की जीवनी थी जो कि कन्नौज के शासक थे, और इनकी जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी जो इनके राजकवि थे, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और 7वीं सदी में इसको लिखा गया था। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला टॉपिक है नगरीय जनसंख्या। इसमें है संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या में क्या है, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। देखो भाई, सबसे पहली बात, शासक वर्ग या राजा ये नगरों में रहते थे। ठीक है, क्योंकि नगरों में इनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो शासक वर्ग या राजा जो थे वो नगरों में रहते थे। कैसे पता चलता है कि ये क्षेत्र नगर थे, प्रोडक्शन होता होगा वहां पर एक चीज, एक वस्तु, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। ठीक है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। पात्र क्या होता है, बर्तन। ठीक है, बर्तनों में क्या, कटोरे व थालियां। ठीक है, कैसी कटोरे व थालियां, उच्च कोटि से बनी हुई, जिसपे चमकदार कलई चढ़ी हो। कौन उपयोग करेगा इसे, अमीर लोग। ठीक है, तो भाई कुछ क्षेत्रों से उच्च कोटि के कटोरे व थालियां पाई गई हैं जिनके ऊपर चमकदार कलई चढ़ी है। तो इन्हीं कटोरे व थालियों को कहा जाता है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। ठीक है, और इन्हें आमतौर पर अमीर लोग जो है यूज किया करते थे। अब एक चीज हमें और समझनी है, एक वर्ड है श्रेणी। ठीक है, ये क्या था, ये था शिल्पकारों व व्यापारियों का संघ। तो श्रेणी किसे कहते हैं, शिल्पकारों व व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। आमतौर पर ये लोग क्या काम करते थे, उत्पादन से लेकर बेचने तक का पूरा जो काम था वो शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणी संभालते थे। तो कहां से कहां तक, उत्पादन से लेकर विक्रय तक का जो सारा कार्य था वो कौन संभालता था, श्रेणी संभालते थे। ठीक है भाई, तो श्रेणी क्लियर हुई। क्या था, नगरीय जनसंख्या, सम्राट वर्ग और शिल्पकार में देखो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि भाई जो शासक वर्ग था या राजा थे वो नगरों में ही रहा करते थे। ठीक है, हमें नगरों से उच्च कोटि के कटोरे व थालियां प्राप्त हुए जिनपे चमकदार कलई चढ़ी हुई है, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। आमतौर पर इन्हें जो अमीर लोग थे वही यूज किया करते थे। ठीक है, आगे हमने जाना श्रेणी की डेफिनेशन। तो शिल्पकारों व व्यापारियों के संघ को हम कहते हैं श्रेणी,
ये श्रेणियां जो थी वो उत्पादन से लेकर विक्रय तक का सारा कार्य संभालती थी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पूरे को हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गृहपति। गृहपति का मतलब क्या होता है? घर का मुखिया। ठीक, तो घर का मुखिया होता था, महिलाओं, बच्चों व नौकरों व दासों पर नियंत्रण रखता था। आमतौर पर शहरों में रहने वाले व्यापारी या संभ्रांत वर्ग को भी जो है वो गृहपति कहा जाता था। संभ्रांत वर्ग का मतलब है उच्च वर्ग। ठीक, फिर हमने मनुस्मृति के बारे में जाना कि एक विधिक ग्रंथ है जिसकी रचना 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में मानी गई है। ठीक है, उसके बाद हमने भूमिदान और नए ग्रामीण सम्रांत वर्ग के बारे में जाना। हमने समझा भूमिदान का क्या मतलब है, भूमि को दान स्वरूप देना। कौन देता था? शक्तिशाली वर्ग देता था। किसको देता था? ब्राह्मण या धार्मिक संस्थाओं को देखा था। कैसे पता चलता था? देखो ये ना अभिलेख यानी ताम्रपत्र वगैरह बनवा लेते थे और उसको प्रमाण स्वरूप जो है उस व्यक्ति को या उस धार्मिक संस्था को दे दिया जाता था। क्या महिलाएं भूमिदान देती थी? भाई कुछ महिलाएं देती थी, सामान्य तौर पर तो नहीं। प्रभावती गुप्त का एग्जाम्पल मिलता है जिसने भूमिदान की थी। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी और इनका विवाह जो है दक्कन के वाकाटक वंश में हुआ था। भूमिदान के कारण क्या माने जाते हैं कि शासक अपने आप को उच्च दिखाना चाहते थे, कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे, या दुर्बल शासक जो थे वो समर्थन जुटाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अग्रहार के बारे में जाना। ऐसी भूमि जो धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। ब्राह्मणों की एक विशेषता ये थी कि इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, कोई सा भी टैक्स। उल्टे ये लोग टैक्स ले लेते थे स्थानीय जनता से। ठीक है, दानात्मक अभिलेख, ऐसे अभिलेख जो दानों का ब्यौरा देते हैं। हर्षचरित हमने जाना, हर्ष की जीवनी। हर्ष कौन थे? कन्नौज के शासक थे। बाणभट्ट जो इनके राजकवि थे और इन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी लिखी 7वीं सदी ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं है ये है 7वीं सदी ईस्वी। ठीक है, और जो नगरीय जनसंख्या और संभ्रांत वर्ग में हम लोगों ने क्या जाना? शासक वर्ग या राजा जो है नगरों में रहते थे। उत्तरी कृष्ण माझी पात्र के बारे में जाना। उच्च किस्म के कटोरे व थालियां हैं और हम लोगों ने श्रेणी के बारे में समझा। ठीक है भाई, अब हम लोग जानेंगे व्यापार के बारे में। ठीक, उपमहाद्वीप और उससे आगे का व्यापार। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक है उप महाद्वीप व उससे आगे का व्यापार। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक है उपमहाद्वीप व उसके आगे का व्यापार। हम लोग पहले टॉपिक को जानने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज 6ठी सदी ईसा पूर्व जो भारतीय उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप भूमार्गों से व जल मार्गों से विदेशों से कनेक्ट था। विदेशों से कनेक्ट था यानी विदेशों से जुड़ा हुआ था। ठीक है भाई, एक बात समझ में आई कि 6ठी सदी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप भूमार्गों से व जलमार्गों से विदेशों से जुड़ा हुआ था। किस तरीके से? अगर हम लोग भूमार्ग की बात करें तो ये मध्य एशिया तक व्यापार कर लेता था। मध्य एशिया व इससे आगे। ठीक है, अगर हम लोग जलमार्ग की बात करें, अगर हम लोग जलमार्ग की बात करें तो देखो भाई, भारत के अगर हम बात करें पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो एक एक करके जानेंगे। पहले जानते हैं अरब सागर से। अगर हम लोग अरब सागर से होते हुए जाएंगे तो हम लोग उत्तरी अफ्रीका व मध्य एशिया से व्यापार करेंगे।
ठीक है, सॉरी, पश्चिमी एशिया से व्यापार करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी के रास्ते जाएंगे तो हम लोग किससे व्यापार करेंगे? एक तो करेंगे चीन से व्यापार, ठीक है, वह दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार। ठीक है, इसके अलावा हम लोग किससे व्यापार करते थे? इसके अलावा हम लोग रोमन साम्राज्य से भी व्यापार करते थे। ठीक है, यहां पर मुख्य रूप से काली मिर्च, जिसे लोग कहते थे काला सोना, वह अन्य मसाले, वह जड़ी बूटियां आदि का व्यापार होता था। ठीक है, मुख्य रूप से काली मिर्च और अन्य मसाले, जड़ी बूटी आदियों का व्यापार होता था। ठीक, उपमहाद्वीप से आगे के व्यापार को समझते हैं। देखो भाई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो भारत था ना, वो भूमार्गों और जलमार्गों दोनों ही तरीके से पूरी दुनिया से कनेक्ट था। ठीक, और भूमार्गों की बात करें तो सिल्क रूट भी था, जिससे मध्य एशिया और उससे आगे यूरोप तक भी जुड़ा हुआ। ठीक है, जलमार्ग की बात करें तो अरब सागर है। अरब सागर से क्या है? अरब सागर से हम उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक पहुंच सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया, वहां तक पहुंच सकते हैं, और हम लोग चीन तक भी वहां से पहुंच सकते हैं। तो व्यापार ठीक ठाक होता था। ठीक, रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। हम लोग दक्षिण भारत से जो है काली मिर्च, अन्य मसाले और जड़ी बूटी आदि को रोमन साम्राज्य में लेके जाते थे, और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। ठीक है, तो भाई अगर हिम्मत है तो बताओ कि काली मिर्च को उस समय वहां के लोग जो है काला सोना क्यों कहते थे? कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं और व्यापार किस किस चीज का होता था। देखो, ये लोग अनाज, धातुएं, ठीक है, अनाज हो गया, धातुएं हो गई, मसाले, वस्त्र आदि का व्यापार करते हैं। ठीक है, तो व्यापार क्लियर हुआ किस किस चीज का होता था? अनाज का, धातुओं का, मसालों का, वस्त्र आदि का। ठीक, तो समझ में आई ये चीज? तो आज का हमारा टॉपिक हमने देखा महाद्वीप से आगे का व्यापार, पूरा क्लियर हुआ। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने दानात्मक अभिलेख, हर्ष चरित्र, नगरीय जनसंख्या के बारे में समझा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे अपने इतने ही चैप्टर को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तो अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं शुरू से हमने कौन कौन से टॉपिक्स को समझा है। ठीक है भाई, तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू से समझेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को समझा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा था भूमिदान के बारे में, कि भूमिदान क्या था, किसको किया जाता था, कौन करता था, कैसे पता चलता था कि भूमिदान किया हुआ है। ठीक, फिर हमें जाना क्या महिलाएं भूमिदान करती थी? जी करती थी। प्रभावती गुप्त का एग्जाम्पल हम लोगों ने जाना। भूमिदान के कारण जाने, इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। कुछ कहते हैं उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए, कुछ कहते हैं कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ कहते थे कि समर्थन को जुटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अग्रहार जाना, ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान की जाती थी अग्रहार कहलाती थी। ब्राह्मणों से कर नहीं ले सकते, ये खुद कर लगा लेते थे। धनात्मक अभिलेख, दानों का ब्यौरा देते थे। हर्षित जाना, हर्ष की जीवनी और इन सब के बारे में जाना। इसके बाद हमने उपमहाद्वीप से आगे का व्यापार को समझा। ठीक है भाई, क्लास समझ में आई होगी, उम्मीद है पूरी। ठीक, क्लास में समझ में आई तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपने इस चैप्टर को कर देंगे हम लोग खत्म। उसके बाद हमारे कक्षा 12वीं के इतिहास के 2 चैप्टर हो जाएंगे खत्म। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।